हाँ, तो आज की जो लेक्चर है ना, वो लेक्चर है कैश बुक का। तो बेसिक समझेंगे कि कैश बुक करते कैसे हैं, है ना। क्लास 11th कैश बुक, ठीक है। क्लास 11th कैश बुक। ये जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन के लिए मैं एक बात बता देता हूं कि उनको कहां से मेरा ये मिल जाएगा। जिस भी क्वेश्चन को मैं पढ़ा रहा हूं, ये एससी शर्मा का रेफरेंस लेंगे। एससी शर्मा इलिस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है। एससी शर्मा है इलिस्ट्रेशन नंबर 4। चलो भाई, सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं कि कैश बुक का बेसिक क्या होता है। देखो, जब भी हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक बनाने के टाइम पे हम ये देखते हैं कि पैसा आ रहा है या जा रहा है ना। बेसिकली हम बना तो कैश बुक रहे हैं, और कैश बुक बनाने का पूरा सेंस यही होता है कि हम पूरा फोकस करें पैसे पर। पैसा आएगा या जाएगा किसी भी ट्रांजैक्शन में, तभी हम उस ट्रांजैक्शन को कैश बुक में इंक्लूड करेंगे। अगर कैश बुक में कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन, जैसे मान लो मैंने मशीन खरीद ली, लेकिन मैंने उधार में मशीन खरीद ली, और जैसे मैंने उधार में मशीन खरीदी, कोई कैश का ट्रांजैक्शन हुआ नहीं। ट्रांजैक्शन हुआ बट क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हुआ, कैश का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो उसे हम कैश बुक में नहीं लिखेंगे। दो मैटर करता है, कैश इन्वॉल्व होना ही चाहिए, या तो आए या तो जाए। इस मामले में हम एक अकाउंट के तरह का, देख लो कमों के हो गंवारे हैं उनका। चलो देखो, सॉरी, हाँ, ऑनलाइन वालों उसको ध्यान मत देना, काट देना। चलो देखो, तो क्या होता है ना कि जब भी कैश बुक बनाओगे तो टी शेप के अकाउंट में बनाओगे, है ना। जैसे मैं बना करके फॉर्मेट दिखाता हूं। कैश बुक का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। कैश बुक जो भी बनेगा ना, तो या तो सिंगल कॉलम कैश बुक बनेगा या तो डबल कॉलम कैश बुक बनेगा। सिंगल कॉलम कैश बुक बनेगा तो या तो वो कैश के साथ बनेगा या तो बैंक के साथ बनेगा। डबल कॉलम बनेगा तो कैश और बैंक दोनों के साथ बनेगा, ठीक है। अभी हम जिस इलस्ट्रेशन को देख रहे हैं वो सिंगल कॉलम कैश बुक है, तो मैं सिंगल कॉलम ही बनाता हूं, ठीक। डेट और अमाउंट, फिर आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और अमाउंट ऑफ कैश। डेट बैंक भी जाएगा नहीं, इस वाले में नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में जिस रेफरेंस को हम देख रहे हैं ना, उस वाले क्वेश्चन में नहीं है। कैश, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश। कैश मींस द अमाउंट ऑफ कैश। बैंक लिखा ना है, कहाँ लिखा है इसमें? विद कैश एंड बैंक। अच्छा बैंक है तो चलो ठीक है। डबल कॉलम कैश बुक है तो हम डबल कॉलम कैश बुक में ये बना लेते हैं, एक कैश हो जाएगा और एक बैंक हो जाएगा, ठीक है। एक बैंक का भी कॉलम आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा एक डेट, हाँ डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर कैश हो जाएगा और एक छोटा सा कॉलम और बढ़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड बैंक, ठीक है। बात नहीं यहाँ पे, मेरी बात समझो। पैसे के मामले में दो ही चीजें होती हैं, या तो पैसा आता है या तो पैसा जाता है। अगर उधार में काम कर रहे हो तो वहां पे कोई भी चीज पैसे से रिलेटेड होगी ही नहीं, तो जब होगी ही नहीं तो हम उसको लिखेंगे ही नहीं। हमने उधार में सामान खरीदा, नहीं लिखेंगे इसमें। उधार में सामान बेचा, वो भी नहीं लिखेंगे। हाँ, पैसे के लेन देन, बैंक का मामला हो चाहे कैश का मामला हो, किसी भी मामले में अगर वो इंक्लूड है तो लिखेंगे। अब एक रूल समझो, पैसा आएगा तो इधर लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड डेबिट साइड।
और जाएगा तो इधर लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। तो पैसा आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। अब लिखते क्या है ये समझो, ये तो पता चल गया ना कि कहां लिखते हैं, आए तो डेबिट में, जाए तो क्रेडिट में। क्या लिखेंगे, जिस वजह से पैसा आएगा उस वजह को लिखते हैं, या जिस वजह से पैसा जाएगा उस वजह को लिखते हैं। जैसे मैंने सामान खरीद लिया, परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000। अगर मैंने वीजा का सामान खरीदा तो सामान तो खरीदा, पैसा दे दिया, तो इस मामले में पैसे को देखेंगे, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, तो किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे। लिखना किधर है, इधर। क्या लिखना है, बाय परचेज, परचेज करने के वजह से गया। बात समझ में आई। इधर लिखेंगे तो इधर टू से लिखते हैं, इधर लिखते हैं तो बाय से लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 विदाउट जीएसटी। एससी शर्मा, बुक रेफरेंस ले लो एससी शर्मा। और ऑनलाइन वालों, अगर आपके पास एससी शर्मा की बुक नहीं है कोई टेंशन नहीं, इस क्वेश्चन को मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। चलो, तो इसमें सबसे पहले क्या कहता है, विदाउट जीएसटी एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स, कैश और बैंक कॉलम के साथ। 2019 की बात कर रहा है, 1 अप्रैल को कैश इन हैंड और कैश एट बैंक बोल रहा है। 2019 1 अप्रैल कैश इन हैंड, हाथ में पड़ा हुआ है, बैंक में बैलेंस भी पड़ा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कहते हैं इसको। कितने रुपए हैं जी, 5,500 रुपए यहाँ पे है, और बैंक में कितना है, 15,000 रुपए। बस पहली एंट्री तो ऐसे ही खत्म हो गई है ना, पहली एंट्री वैसे ही कंप्लीट। दूसरी एंट्री नंबर 2 अप्रैल 2 को क्या कहता है, गुड सोल्ड फॉर कैश, उधार नहीं, पैसा में सामान बेच दिया, तो सामानवा बेचेंगे तो पैसा आएगा ना, तो पैसा आया कि गया, आया तो डेबिट। कितने रुपए, 9,000। किस वजह से, टू सेल्स अकाउंट, परचेज, सेल्स कितने रुपए, 9,000। क्या है, कैश आया है कि बैंक, कैश आया है 9,000। शशांक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। तो नंबर 3 अप्रैल 3 को क्या कहता है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम लक्ष्मण, चेक पाए हैं। ये बताओ, मैं तुमको चेक काट करके दे देता हूँ, क्या तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, जब तक डिपॉजिट नहीं करोगे नहीं बढ़ेगा। क्या तुम्हारे पास कैश का बैलेंस बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो चेक का कोई इफेक्ट पड़ेगा इन दोनों पे, नहीं, इसमें लिखेंगे ही नहीं। हाँ 4 तारीख को देखेंगे, बट अभी 3 तारीख को तो नहीं पढ़ रहा ना। 3 तारीख को वर्किंग नोट में जाकर के लिखना है, वर्किंग नोट में लिख देना, ड्यू टू नो इफेक्ट इन द कैश बुक ऑफ चेक रिसीविंग, यस, एंड दैट्स व्हाई it should not be mentioned in the cash book, it should be mentioned in the journal entry। जर्नल में लिखा जाएगा इसको। और क्या है, अप्रैल 4 चेक रिसीव फ्रॉम लक्ष्मण इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब जब चेक लक्ष्मण का पाए थे, उसको 4 तारीख को ले जाकर के डिपॉजिट कर रहे हैं, तो डिपॉजिट करने से पैसा आएगा कि जाएगा, बताओ, डिपॉजिट करने से पैसा आएगा ना, आएगा तो डेबिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4 तारीख को टू लक्ष्मण अकाउंट ना, अब लिखेंगे चेक इन हैंड, हाँ चेक इन हैंड। कितने रुपए, कितने रुपए का चेक था जी, 4,200 का, तो 4,200 बैंक में लिखेंगे, कैश में नहीं लिखेंगे, क्योंकि बैंक में पैसा आएगा, है ना। नंबर 5 बॉट गुड्स, सामान खरीदे, अच्छा हाँ ये हाथ में थोड़ी बैंक में डिपॉजिट करने के लिखा हुआ है इसमें, हाँ डिपॉजिट कर दिए हैं, डिपॉजिट करके तो हम ये मान के चलते हैं ना। जब बीआरएस पढ़ा रहा था, तो बीआरएस के टाइम पे मैंने बताया था ना कि जैसे ही हम कोई चेक डिपॉजिट करते हैं, तुरंत इम्पेशेंट हो जाते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आ ही जाएगा। इसी वजह से कैश बुक को क्या करते थे, बढ़ा देते थे। और ये बढ़ा तो रहे हैं, यही ना कैश बुक है जी, ये ना कैश बुक है, बढ़ा तो रहे हैं। सही है। नंबर 5 कहता है बॉट गुड्स, सामान खरीदा। अगर सामान खरीदेगा बबुआ लोग, तो ये बताओ कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, उसका मतलब पैसा देकर के खरीदा है, पैसा गया,
7,000 रुपए। कितने तारीख को? 5 तारीख को। बाई परचेस अकाउंट परचेज अकाउंट 7,000 7,000 रुपए कैश में, बैंक में कुछ भी नहीं। और बाई कैश 5 के बाद क्या है? 6 तारीख पेड कैरियज इन कैश, कैश में कैरियज दे दिया। 6 तारीख को बाई कैरियज अकाउंट 200 200 रुपया। छठा के बाद 8 सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सामान बेच दिया पैसा पा गया, तो क्या लिखेंगे? 8 तारीख को टू सेल्स अकाउंट सेल्स अकाउंट सेल्स अकाउंट। सेल करने का कितना आ रहा है? 7,500। 7500 7500। 10वां सेल्स प्रोसीड ऑन ऑफ अप्रैल 8 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 8 अप्रैल को जो पैसा मिला था, कह रहा है जो पैसा मिला था 8 अप्रैल को, उसको हम डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में। ये मामला कॉन्ट्रा का पड़ता है बबुआ लोग। अगर कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है बहुत डीपली अंडरस्टैंड करना है तो इसके लिए वीडियो लेक्चर पड़ा हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री। उस लेक्चर को देख लीजिएगा, ज्यादा लंबा नहीं है लेक्चर, 6-7 मिनट का है मेरे ख्याल से, ठीक है। बट फिर भी कॉन्ट्रा तो बता रहा है। कॉन्ट्रा का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास। देखो रूल ये होता है जब भी आप कोई अकाउंट बनाते हो, कोई बुक बनाते हो, तो जिस चीज का अकाउंट बन रहा होता है ना, जैसे यहाँ पे किस चीज का अकाउंट बन रहा है? कैश का भी और बैंक का भी। जिस चीज का भी अकाउंट बन रहा होता है उस चीज का नाम नहीं लिखा जाना चाहिए। क्या बताओ, मैंने कहीं कैश या बैंक लिखा है? नहीं लिखा। रूल ही है। ये क्यों अफेक्ट होते हैं वो लिखा जाता है। जैसे मान लो सामान परचेस करने की वजह से पैसा गया, तो पैसा तो गया लेकिन सामान को परचेस करने की वजह से, इसलिए हम परचेस लिखते हैं, ठीक है, इसलिए हम परचेस लिखते हैं, वजह लिखते हैं। इसका नाम नहीं लिख सकते, कैश या बैंक का नाम नहीं लिख सकते। बट समटाइम्स कॉन्ट्राडिक्शंस आ जाते हैं। ऐसी कोई ट्रांजैक्शन पड़ती है जिसके वजह से हमारा कैश और बैंक दोनों इफेक्ट होगा और ऐसी एंट्री बनेगी कि लिखना भी इसी में पड़ेगा। And this situation is called contra. There is 2 situations जब contra एंट्री बनेगी। contra के लिए मैं 2 situations लिख दे रहा हूं। पहली सिचुएशन होगी कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, जब कैश बैंक में डिपॉजिट किया जाएगा। दूसरी सिचुएशन होगी कैश विथड्रॉ फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम बैंक। याद रखना, अगर कैश को ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ नहीं कर रहा, डोमेस्टिक यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है, तो वो कॉन्ट्रा नहीं बनती है। सिर्फ और सिर्फ ऑफिस यूज के लिए ही कॉन्ट्रा बनती है। बात समझ में आ गई ना? ठीक है। तो अगर मैं कैश डिपॉजिट इनटू बैंक करूं तो इसकी हमको एंट्री बनानी पड़ेगी, जर्नल एंट्री। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी थी? यार इसको साफ कर रहे हैं, करिया हुआ जा रहा है। ठीक, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। क्या सेल्स अकाउंट? सर इस ट्यूशन का बोल रहा हूँ। नहीं, उसका नहीं। उसका नहीं है। वेरी कैश डिपॉजिट इनटू बैंक की क्या एंट्री बनती है? बैंक को ट्यूशन बोल रहा हूँ। कैश अकाउंट, देखो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक की कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट। भाई पैसा बैंक में जाता है, कैश टू अकाउंट क्या जाता है? कैश कैश अकाउंट। ये एंट्री बनती है। जब ये वाली सिचुएशन आएगी तो कॉन्ट्रा एंट्री कैसे बनेगी? टू वाली चीज को उठाओगे, बताओ इधर टू किधर लिखा जाता है? इधर टू वाली चीज को उठाओगे, इधर छाप दोगे और तुरंत ऊपर वाली चीज को उठाओगे और इधर लिख दोगे। कोई भी एंट्री एक ही बार लिखी जाती है, लेकिन कॉन्ट्रा में 2 बार लिखी जाएगी। एक ही एंट्री 2 बार। समझ रहे हो? एक बैंक के लिए कैश के लिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कॉन्ट्रा है, मामला गड़बड़ है। ये वाला अच्छा, अगर ये साथ ही में दोनों कर दे, कैश और बैंक दोनों साथ में एक एंट्री में दोनों लिख दे तो गड़बड़ हो जाएगा ना बबुआ, वही तो नहीं है ना। आप कुछ गड़बड़ करोगे ना, उसका मतलब तो फिर गड़बड़ हो गई। इसीलिए तो रूल्स एंड रेगुलेशंस यही हैं। देखो अच्छा, ये वाला जो मामला है कौन से तारीख का है? 12 तारीख
12 तारीख का 10 तारीख का 10 तारीख का कहता है सेल्स प्रोसीडेड फ्रॉम अप्रैल 8 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। पैसा पाया था 8 तारीख को, यह 8 तारीख का पैसा का कर रहा है, डिपॉजिट कर दे रहा है। तो ये वाला पहला वाला सिचुएशन आ गया। उसके लिए एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए? 7,500 रुपए। तो गुप्ता जी बता रहे हैं कितना है? 7,500। कमेंट मत करो, ठीक है? हाँ सर, 7,500 यही वाली एंट्री बन गई। तो बबुआ कैश को उठाओगे 2 को चीज को, देखो 2 की चीज को उठाओगे कहाँ लिखोगे? 2 में। तो लिख दो भैया 10 तारीख को 2 कैश अकाउंट और यहाँ पे लिख दो कॉन्ट्रा, C फॉर कॉन्ट्रा, और तुरंत इसके ऊपर की चीज को उठाओ। यहाँ पे 10 तारीख को बाई क्या लिखो? बाई बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा। जा रहा है बैंक में। समझ में आ रहा है? अमाउंट लिखेंगे ना, यहाँ पे क्या लिखा है? कैश। कैश का अमाउंट बैंक में लिखेंगे 7,500, और बैंक लिखा है ना, बैंक का अमाउंट किसके लिखेंगे? इसी को कॉन्ट्रा कहते हैं। शशांक समझ में आया? लेकिन उधर तो वो लिखते हैं इसमें पैसा गया इसमें से मतलब कुछ चीज पहले तो उधर लिखते हैं ना, पैसा हम लोग के पास जाए। ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्ट्रा का तो अलग ही मैटर है ना, कॉन्ट्रा तो अलग मैटर में है। कॉन्ट्रा नॉर्मल एंट्री की तरह होता तो उसे हम कॉन्ट्रा कहते क्यों? नहीं कहते ना। चलो नेक्स्ट। ओए मत करो यार, डिस्टर्ब होता है ना। समझा रहे हैं बच्चों को। अभी मत समझाओ, हम समझा लेंगे फिर समझा लेना। देखो 10 तारीख के बाद क्या है? 12 तारीख। 12 तारीख को कहता है विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। याद रखो, अगर ऑफिस यूज के लिए करता तो कॉन्ट्रा बन जाती, लेकिन पर्सनल यूज के लिए कर रहा है तो कहाँ लिखेंगे? ड्राइंग लिखेंगे। और पैसा कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? बिजनेस से पैसा कम हो रहा है, ड्राइंग हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? 12 तारीख को बाई ड्राइंग्स। कहाँ से निकाला है ये? बैंक से निकाला है ना? 12 तारीख विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सन, कितना रुपया निकाला? 3,000 रुपया। तो 3,000 रुपया माइनस कर देंगे, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 3,000 रुपया। नेक्स्ट 12 के बाद 15 बॉट गुड्स फ्रॉम अमर। अमर से सामान खरीदा। अमर से खरीदा होगा तो उधार में खरीदा है। क्या उधार की एंट्री लिखते हैं? नहीं लिखेंगे। 15 के बाद 17 पेड अमर बाय चेक एंड ही अलाउड अस अ डिस्काउंट। डिस्काउंट से कोई लेना देना है? डिस्काउंट से तो कोई लेना, लेकिन हम देखते हैं कि मेन बैलेंस कितना है। पेड अमर बाय चेक, ये याद रखो, जब हम किसी को चेक पेमेंट करते हैं ना बबुआ लोग, बैंक में आ गया सर वो। तो हम ये तुरंत मान लेते हैं कि हमारे में से पैसा चला गया, है ना? तुरंत मान लेते हैं कि हमारे में से पैसा निकाल लेगा। तो क्या लिखेंगे? कितनी तारीख है? तारीख यार मैं भूल जाता हूँ। 17 है ना जी? तो क्या लिखेंगे? बाई अमर कितने रुपए? 9,700। 9,700, ठीक है। चलो आगे देखो। 17 के बाद 19 सोल्ड गुड्स टू मोहन। मोहन को सामान बेचा। यार एक बात बताओ, इस मामले में भी तो मोहन को बेचा है ना, उधार है ना, तो उधार को थोड़े ना लिखेंगे? नहीं लिखेंगे उधार। थोड़ा लिखा है वो है क्या? सर यहाँ पे नहीं बोला है, वहाँ तो कैश यहाँ बोला थोड़ी है सर क्या कि उधार चाहिए, जैसे बोला नहीं है ना, नहीं बोला है। नाम क्यों लिख दिया? यस तुम एक बात बताओ, मैंने एक एग्जांपल बताया था ना, तुम किसी भी दुकान पे जाओ ना, मैं तुमको दे रहा हूँ 200 रुपए, कह रहा हूँ कि जाओ एक, हाँ कोई भी सामान अगर मैं मंगवाऊँ तो तुरंत दुकानदार दे देगा। आगे समझ लो सर। उधार में खरीदोगे तब ना तुम्हारा नाम पता सब पूछेगा। नाम पूछा मतलब उधार। हाँ काट दी, सही बात है। डन। ये बार शी करके आ जाएगा, कोई क्या ही बोले हम। चलो नेक्स्ट। आप जनरल एंट्री 21 अप्रैल 21 कहता है रिसीव चेक फ्रॉम मोहन। क्या इसकी एंट्री करेंगे? नहीं रिसीव्ड चेक फ्रॉम मोहन। फिर सुनो बबुआ, मोहन से चेक पाए हैं, पैसा नहीं पाए हैं, और ना ही इस चेक को डिपॉजिट किए हैं, तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट वर्किंग में जाएगा। अब अप्रैल 23 को कहता है चेक रिसीव फ्रॉम मोहन इज इनडोर्स टू गोपाल। ये तो वही वाला मामला हो गया ना। देखो मुझे आदर्श ने चेक दिया 10,000 का चेक दिया आदर्श ने, मैंने ये चेक लिया, मैंने कहा पीयूष ये लो चेक, जाओ। मीन्स
क्या मेरे खाते में कोई असर पड़ा? नहीं पड़ा। तो इंडोर्समेंट का कोई एंट्री होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, पेड पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक का मतलब वही ना, डिपॉजिट करना। अगर मैं बैंक में डिपॉजिट करूंगा तो कॉन्ट्रा एंट्री हुई या नहीं हुई? हुई सर। कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। अरे सॉरी, पहला वाला नहीं, सॉरी दूसरा वाला नहीं, पहला वाला कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसी को कहते हैं ना पेड इनटू बैंक। हाँ। सेम सिचुएशन यही है, जर्नल एंट्री यही बनेगी, जर्नल एंट्री यही बनेगी। कितने रुपए डाला है जी? 4,000 ना, कोई बात नहीं। अरे यार गुप्ता, तुम्हारे लिए 4,000 बहुत कम होगा, हमारे लिए भी। महीने में 4,000 4,000 ठीक है। अच्छा यही चीज, यही सिचुएशन बनी ना डिपॉजिट करने की, यही सिचुएशन बनती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और टू वाली चीज कहाँ आ जाएगी? यहाँ कॉन्ट्रा है तो टू वाली चीज तो टू में चली जाएगी। कितने तारीख है? तारीख बताओ जी। तारीख 25 अप्रैल। 25। तो क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट, फिर कॉन्ट्रा, 25 को बाई बैंक अकाउंट, फिर कॉन्ट्रा। अमाउंट है 4,000, तो कैश का अमाउंट बैंक में और बैंक का अमाउंट कैश में। दैट्स इट। नहीं पता चला कॉन्ट्रा कहां से है? श्रमिक को नहीं आया। अगर दोनों ही बोल मेरे क्या बोल रहा है? पेड इनटू बैंक है, बैंक में पैसा जमा किया। अब जब बैंक में पैसा जमा करोगे तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मजबूरी है, और बैंक कैश जहाँ दोनों मिला तो कॉन्ट्रा लग गया होता है। बिल्कुल बिल्कुल लग गया। चाहे बैंक नीचे बैठ जाए ऊपर बैठ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तो आ रहा है ना। नेक्स्ट 25 के बाद 26, रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुमित एंड बैंक द सेम डे। सुमित से चेक पाए, तुरंत बैंक में डाल दिए, तो बढ़ा कि घटा पैसा? पैसा आया ना। कितने तारीख है? 26 अप्रैल। टू चेक रिसीव। सुमित चेक नहीं, सुमित सेम डे में डाल दिए हैं। कितने रुपए जी? 3,800। 3,800 बैंक में लिखेंगे, बैंक में, क्योंकि बैंक में जा रहा है पैसा। नेक्स्ट, और 27 क्या कहता है? पेड रेंट 1000 एंड चैरिटी 500। इसमें चेक इन हैंड क्यों नहीं हुआ? हाँ चेक इन हैंड इसमें रेंट वाला से डालिए। बाय रेंट अकाउंट हाँ। एंड बाय क्या चेक। सवाल है? चेक इन हैंड इसमें क्यों नहीं हुआ? इसलिए चेक इन हैंड नहीं हुआ क्योंकि सुमित से तुरंत चेक पाया और तुरंत ही डिपॉजिट कर दिया। तो चेक रखने का मौका कहाँ मिला? सेम ही लिखा है। सेम डे है, चेक रखने का मौका होता तब तो चेक इन हैंड होता है ना? चलो समझ रहे जी? हाँ एकदम सर पूरा फुल। 27 क्या कहता है? पेड रेंट, तो 27 को लिख देंगे कि बाई रेंट, बाय रेंट। एंड और क्या है? बाई रेंट के बाद चैरिटी, बाई बाय चैरिटी। चैरिटी। तो ये दोनों में बैंक से तो जा नहीं रहा है, कुछ लिखा ही नहीं है, इसका मतलब रुपीस में जा रहा है। 1000 रुपीस एंड 500 रुपीस। ठीक है। नेक्स्ट 29 अप्रैल 29 कहता है बैंक नोटिफाइड दैट चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुमित हैज बीन डिसऑनर्ड, बैंक चार्जेस 30 रुपीस ऑन इट। बैंक ने ये देखा कि ये जो सुमितवा से चेक पाए थे ना 3,800, उसका 30,000 वो लग गया चार्ज। धोखा दे दिया है ना, इसके खाते में पैसा वैसा था नहीं और इसने जो चेक दिया। समझो जब चेक पाए थे, डिपॉजिट किए, तो डिपॉजिट करने के टाइम पे हम क्या किए थे? अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिए थे। अब यही चीज डिसऑनर हो रहा है तो इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। भाई ये बढ़ाए हुए, इधर लिखने का मतलब बढ़ा देंगे। 830 रुपया। घटा देंगे, ठीक है। लेकिन सर घटा देंगे सर। 3,800 नहीं, 30 रुपया एक्स्ट्रा। 830। किसके नाम पर जी? सुमित के नाम पर भाई, सुमित के नाम पर 29 क्या लिखेंगे भाई? सुमित इधर लिखेंगे 3,830। ठीक है। नेक्स्ट बैंक चार्ज। अप्रैल 30 कहता है बैंक चार्जेस 200 रुपए। Bank charge। बैंक ने बैंक चार्ज काट लिया 200 रुपए, तो क्या लिखेंगे? बाय चार्ज। बाई बैंक चार्ज। बैंक। सर बैंक क्यों लिखेंगे? चार्ज क्यों बदलेंगे? बैंक चार्ज काट रहा है ना,
कितने रुपए? अब 200। अब एक बात समझो, समझ में आ गया। बैंक और बैंक चार्जेस में फर्क है बबुआ, ठीक है? हाँ सर, लिखा जाता है जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैं कहूँ बैंक वाला चार्ज काटा। हाँ, जैसे मैं कहूँ ये मेरा बैग है, तो आप ये कह सकते हो कि ये सूरज सर का बैग है। सूरज सर तो नहीं है ना वो, हाँ। वही चीज है, बैंक चार्जेस लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब जब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ तो अपन क्या करते हैं ना, इसको करते हैं जी टोटल। टोटल में बता रहे टोटल में दोनों साइड का टोटल कर दो। इधर से लिखिए सर, हाँ? चाहे इधर कितना 22,000, बड़ा लग रहा है? 22,000 इधर कैश का हाँ 22,000 पूरा, हाँ पूरा 22,000, बगल में 34,500 34,500। हाँ, पाँच के नीचे फिर इधर जाइए, इधर 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 कितना आ रहा है टोटल? 22,000 34,500 सेम दोनों है। अब लगता है कि हमको फिर से सिखाना पड़ेगा। अरे इसको जोड़ के बताओ ना जी, अरे सेम है दोनों। दोनों सेम आ रहा है। हाँ जोड़े जरा इसको, ऐसा तो नहीं लगता हमको, देखने से भी नहीं लगता कि भाई एक होगा सर। 7 7 हाँ सेम है। कैसे सेम है? इतना कैलकुलेट करो। ये कैलकुलेटर में छोटा ना बुक क्यों देता है वो? कैलकुलेट करो। हाँ तो क्या है ना कि हमारे को यहाँ पे कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो कैलकुलेशन में जो टाइम लग रहा था उसको मैंने वीडियो पॉज कर दिया था। देखो यहाँ पे इसका टोटल करोगे तो 22,000 आ रहा है, इसका टोटल करोगे तो 34,500 आ रहा है। जब इसका टोटल करोगे तो 20,200 आ रहा है, और इसका टोटल करोगे तो 16,730 आ रहा है, ठीक है? लेकिन एज दिस इज अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल, डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। तो इधर भी 22 होना चाहिए, इधर भी 22 होना चाहिए। जितने की कमी पड़ रही है ना, इधर इसमें 1800 की कमी पड़ रही है और इसमें 17,770 की कमी पड़ रही है। इस कमी को हम फुलफिल करते हैं खुद से, क्या कह के? बैलेंस कैरी डाउन कह के। अभी भी एड ऑन फुलफिल नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद नीचे इस कैरी डाउन को ब्रॉट डाउन करके छोड़ा जाता है, ठीक है? सो दिस इज अबाउट द कैश बुक। कैश बुक का बेसिक्स समझने के लिए, क्लास 11th को अभी हाल ही में एग्जाम होने वाला है, तो इतना बेसिक समझने के लिए बहुत है। अब करेंगे एमसीक्यूज, ठीक है? ये वीडियो का अभी खत्म करते हैं।